हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। तो आपको पता है हम डिस्कस करते हैं डेली सारे आर्टिकल्स एक साथ। तो आज की न्यूज़ में जो भी न्यूज़ ऐसी रही हैं जो आपके पेपर या परीक्षाओं में आने की संभावना है उनको हम यहाँ पे एक साथ कवर करने वाले। तो 25 अक्टूबर की सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगी और यहाँ पे हम उसी न्यूज़ को कवर करेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो यहाँ पे पहला हमारा जो आर्टिकल है वो बोल रहा है, भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास का ऐलान किया है। तो आप सुनते रहते हो न्यूज़ में बहुत सारे क्रिकेटर्स वगैरह या फिर अलग अलग खेलों से संबंधित लोग जो हैं संन्यास लेते हैं। संन्यास का मतलब होता है कि अब जो है उस खेल को वो नहीं खेलेंगे। तो उसी की श्रेणी में एक नया नाम आपको देखने को मिल जाएगा। हॉकी टीम की प्लेयर हैं, नाम क्या है? रानी रामपाल। अभी जो यहाँ पे ओलंपिक्स हुए थे उसमें जो है अच्छा खासा प्रदर्शन किया था, तो इनके बारे में जानकारी देख लेते हैं हम लोग। रानी रामपाल भारत की बेहतरीन हॉकी खिलाड़ियों में से एक हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 254 मैचों या 120 गोल के साथ इन्होंने जो है प्रतिनिधित्व किया है भारत का। उनकी कप्तानी में टीम ने जो है टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में ऐतिहासिक चौथा स्थान हासिल किया था। तो क्या है, 2020 में हम ओलंपिक्स में गए थे तो वहाँ पे अच्छा खासा हमने स्थान हासिल किया था। पुरस्कारों की बात करें, 2020 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको ये याद रखना है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न जो है हॉकी प्लेयर्स को ही दिया जाता है, इसलिए इनको दिया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला हमारा है, भारत के विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। तो जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं ना, खेल से संबंधित एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कब कहाँ से प्रश्न पूछेगा हमें तो नहीं पता है, इसलिए हमें कोशिश करनी है डेली कवर करने की, ठीक है। लिखा है, कुश्ती में भारत के विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने तिराना अल्बानिया में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। ये इनकी आपको फोटो देखने को मिल जाएगी। भारत का पहला पदक है ये, अपनी तरह का इस खेल में पहला पदक है। पुरुषों के 55 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में एडम उल्बा सेव को 10-14 से यहाँ पे इन्होंने हराया है। उसके बाद इनको पदक दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि हराया किसको है, ठीक है। फिर अगला लिखा है, ईरान के अली अब्दुल्ला अहमदी वफा ने स्वर्ण पदक, रसद मम्मादोव ने रजत, जापान के कोहिल यामागीवा ने कांस्य पदक जो है अपने नाम किया है। तो ये जो है सूची है कि कहाँ पर किसको कौन सा पदक दिया गया है, ठीक है। अगला है, अंजलि ने महिलाओं में 59 केजी वर्ग में रजत पदक जीता है। फाइनल्स में यूक्रेन की सोलिमिया विनिक से हारने के बाद वह दूसरे स्थान पर पहुंची। तो देखो, महिलाओं में 59 केजी में इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। तो पहला जो है यूक्रेन की ये खिलाड़ी है, इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। अभी तक भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक, कांस्य और रजत जो है 2 ही पदक अभी तक इन्होंने जीते हैं। तो नाम याद रखिएगा, एक अंजलि है जिन्होंने 59 केजी में पार्टिसिपेट किया था, सेकंड प्लेस पर आई हैं। और जो है विश्वजीत मोरे अंडर 23 है, इन्होंने जो है 55 किलोग्राम में जो है भागीदारी की थी और इनको जो है कांस्य पदक मिला है, ठीक है। चलते अगली न्यूज पर, जर्मन नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास। तो आप सुनते रहते हो कि हमने जर्मनी नौसेना के साथ किया, अमेरिकी जो है वायुसेना के साथ किया, अलग अलग सेनाओं के साथ जो है हम अभ्यास करते रहते हैं। तो जो भी एक्सरसाइज करते हैं उनके कल्चरल बेनिफिट्स भी होते हैं, मतलब सांस्कृतिक लाभ भी होते हैं। साथ में जो है हम जो है नई नई चीज़ें सीख पाते हैं। अब कोई तरीका ऐसा होता है जो किसी दूसरे देश की जो है सेना के पास है, तो हम जो है नए नए तरीके, टैक्टिक्स, यहाँ पे टेक्नोलॉजीज वहाँ पे सीखते हैं लड़ने की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा क्या है, 21 से 23 अक्टूबर 2024 तक भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत INS दिल्ली, जर्मन नौसेना के फ्रिगेट बार्डन वुर्टेमबर्ग और टैंकर फ्रैंकफर्ट एम मेन ने हिंद महासागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। तो अब यहाँ पे देखना, याद रखना, INS दिल्ली ने जो पार्टिसिपेट किया है भारत की तरफ से। और जो है हमें जो है इन विमानों के नाम भी याद रखने हैं कि जो है जर्मन के कौन से वहाँ पे विमान शामिल हुए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में प्रथम INGN
समुद्री अभ्यास या समुद्री साझेदारी अभ्यास किया गया है। यहाँ पे आपको बताएं कि देखो समुद्री जो भी अभ्यास होता है ना, जिस एरिया में होता है वहाँ पे हम मजबूत करने का प्रयास करते हैं रिश्तों को। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है समुद्री संपर्क को मजबूत करने का प्रयास किया, क्योंकि समुद्री अभ्यास था ये। इसके अलावा भी अन्य अभ्यास यहाँ पर हम देखते रहते हैं। अगला लिखा है बंगाल की खाड़ी के बारे में। बंगाल की खाड़ी में हुआ है तो वहाँ पर देख लेते हैं। और बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है? आपके हिंद महासागर में है। तो उन दोनों के बारे में थोड़ी जानकारी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये पश्चिम में श्रीलंका और भारत से, उत्तर में बांग्लादेश से तथा पूर्व में म्यांमार, बर्मा और मलय प्रायद्वीप के उत्तर भाग से घिरा हुआ है। ठीक है, कहाँ पे समझ में आया? कुछ लिखा है ये पश्चिम में श्रीलंका, ठीक है, पश्चिम में इसके क्या है? श्रीलंका और भारत है। अगला है उत्तर में जो है बांग्लादेश से और पूर्व में म्यांमार या बर्मा से और मलय प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से घिरा हुआ है। ये इसके बारे में हो गया। अब आते हैं हिंद महासागर। उत्तर में ईरान से घिरा हुआ है। ईरान है, पाकिस्तान है, भारत है और बांग्लादेश है। मतलब जो है ये एरिया जो है यहाँ पे अगर हिंद महासागर है तो उत्तर में मतलब ये सारे देश 4 हैं। पूर्व में मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशिया और सुंडा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन कौन से हैं? मलय, इंडोनेशिया, सुंडा और ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण में बात करें तो दक्षिण महासागर है, दक्षिण महासागर है और पश्चिम में अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप है। तो यहाँ पे पश्चिम में कौन सा है? अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप है। और बीच में क्या है? हिंद महासागर, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। डाक विभाग के कित्तूर विजयोत्सव के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट जारी किया, जिसको आप डाक टिकट बोलते हो ना। तो होता है कि 100 साल पूरे हो गए, 150 साल पूरे हो गए, 200 साल पूरे हो गए। तो ऐसे साल पूरे करने पर जो है डाक टिकट जारी किए जाते हैं, उसी के बारे में। तो क्या है? डाक विभाग ने जारी किया है कित्तूर विजयोत्सव, 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या है। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ कित्तूर के ऐतिहासिक प्रतिरोध की 2000वीं वर्षगांठ 23 अक्टूबर 1824 के अवसर पर डाक विभाग ने कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी चेन्नम्मा की वीरता और विरासत का जश्न मनाते हुए स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो ये रानी है चेन्नम्मा जो है साउथ से संबंधित है। इन्होंने जो बहादुरी दिखाई थी, अब मतलब जो भारत जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था स्वतंत्रता की लड़ाई में, उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था और अपने आप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, या फिर एक तरीके से जिनको हम याद रखते हैं जो है वीर शहीद के रूप में। इसलिए जो है 200 साल हो गए हैं इस घटना को, तो यहाँ पर डाक टिकट जारी किया गया है। श्री ब्रह्मा प्रकाश द्वारा स्मारक टिकट डिज़ाइन किया गया है। अगर आप टिकट कैसा है देखना चाहते हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा। कित्तूर चिन्नम्मा के बारे में देखें, इनके बारे में देखें तो क्या है? कित्तूर चिन्नम्मा 14 नवंबर 1778 21 मतलब जन्म हुआ था और 21 फरवरी 1829 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कित्तूर की रानी थी। कर्नाटक में एक पूर्व रियासत थी, जो अभी आपको कर्नाटक है, वहाँ पे कित्तूर जो है एक रियासत थी। ठीक है, 1824 का कित्तूर विद्रोह महिलाओं द्वारा नेतृत्व किए गए सबसे शुरुआती उपनिवेश विरोधी संघर्षों में से एक था। तो उपनिवेश मतलब जो है अंग्रेज जो शासन कर रहे थे उसके विरोध में अगर कोई संघर्ष पहला किसी महिला के द्वारा, महिलाओं के द्वारा शुरू किए गए थे, वो पहले अपने तरीके का पहला विद्रोह था। अगली न्यूज़ हमारी है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन 28 से 30 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार समिट या जो भी आयोजन हो रहा है वो क्या होता है, कब से हम कर रहे हैं। 13वां है, मतलब कि 12 बार ऑलरेडी हो चुका है। तो इस संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम। क्या लिखा है? यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन भारत में कौन करता है और सबसे ज़्यादा चावल का उपभोग भारत में कौन करता है। और ऐसे ही आपको विश्व में भी बताना कि विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन इस देश के द्वारा किया जाता है और उपभोग जो है इस देश के द्वारा किया जाता है। उपभोग मतलब सबसे ज़्यादा खाते हैं, उत्पादन भले ही ना करें लेकिन खाते ज़्यादा है। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो भारत में जीवंत और न्याय संगत बीज क्षेत्र के लिए रोड मैप बनाने हेतु नीति निर्माताओं, किसानों और निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को
एक साथ लाना। तो यहाँ पे कोशिश यही है कि अच्छे बीज हों, अच्छी क्वालिटी के बीज हों, बीज निर्माता हों, और जो बीज का उपयोग कर रहे हैं उन सबको हम यहाँ पे एक जगह पर ले आए। समस्या कई बार ये होती है कि बीज ही अच्छे क्वालिटी के नहीं है तो उत्पादन यहाँ पे खराब होता है। आप जो है विकसित देशों में या बड़े बड़े देशों में जो देखते हो ना कि एक एक जो है बीघा खेत है उसमें इतनी सारी उपज होगी और भारत में नहीं हो पा रही है, तो उसका एक बड़ा कारण होता है कि हमारे पास जो अच्छी किस्म के बीज नहीं होते हैं। ठीक है, बात करें इस जो समिट हुई है इसकी, या फिर मान लीजिए आयोजन हुआ है, आयोजन होने वाला है सॉरी, उसकी जो थीम क्या रहने वाली है, बीज क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग, साझेदारी और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, इतनी बड़ी इसकी थीम है। अगली न्यूज़ हमारी है, संजीव खन्ना होंगे सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश। DY चंद्रचूड़ जी ने कुछ दिन पहले ही लेटर के माध्यम से बताया था कि संजीव खन्ना जी ही जो है अगले मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है, अगले न्यायाधीश को अगला न्यायाधीश कौन होगा उसका चयन करने के लिए एक पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के लिए या इन्हीं के नाम पर पत्र लिखा गया। क्या लिखा है, संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं। DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। वर्तमान समय में संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज हैं, मतलब इनके ऊपर भी कोई सीनियर जज है, उनका नाम आपको यहाँ पर बताना है कि फर्स्ट जो है मोस्ट सीनियर जज जो है सुप्रीम कोर्ट में कौन है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश होंगे, 91वें होने वाले। कई बार पूछ लेता है कि कौन से नंबर के न्यायाधीश हमारे यहाँ पर होने वाले हैं, तो 50 हो चुके हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 6 महीने का होगा। ये 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनका कार्यकाल 6 महीने का ही क्यों हो रहा है, इतना कम कार्यकाल क्यों है। ठीक है, अगला हमारा आर्टिकल है, इजराइल बना एशियाई विकास बैंक का सदस्य। तो मतलब इजराइल जो है चर्चा में बना ही हुआ है और भी कामों के लिए यहाँ पे, तो सिर्फ जो है मिसाइल छोड़ने के लिए ही फेमस नहीं हो रहा है, और भी कामों में जो फेमस है। तो एशियाई विकास बैंक, एशियाई जो उसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका जो है हिस्सेदार बना है ये। हाल ही में इजराइल एशियाई विकास बैंक का सदस्य बना है। अब एशियाई विकास बैंक में जो है 69 मेंबर्स हो गए हैं, पहले 68 थे। एशियाई विकास बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र में केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है। यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। तो जो देश ऐसे हैं जिनको कोई डेवलपमेंट काम करना है, जैसे मान ली कोई इंफ्रा बनाना है, पुल बनाना है, या फिर कोई भी सरकारी योजना लागू करनी है जिसके लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, बड़ी मात्रा में पैसे चाहिए, तो आप जो है इस बैंक से लोन ले सकते हो। यहाँ पे लोन जो है एक व्यक्ति नहीं लेता है, यहाँ पे एक देश जो है लोन लेता है। ठीक है, स्थापना 1966 में हुई थी। 68 मेंबर्स थे, अब 69 हो गए हैं। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। एशिया है, देखो यहाँ पे याद रखना है आपको, ज़्यादातर एशियाई कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगली न्यूज़ हमारी है, विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस के बारे में पढ़ेंगे। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है हर साल। पोलियो वायरस जनित एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है, यह रोग है वो वायरस जनित है, वायरस होता है। ठीक है, जैसे कोरोना का वायरस था वैसे पोलियो का वायरस होता है। ये पोलियो वायरस के कारण होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आपका जो तंत्रिका तंत्र मतलब ब्रेन होता है उसको प्रभावित करता है, जिसकी वजह से होता है ब्रेन, आपका दिमाग जो है पर्टिकुलर पोर्शन के आपकी बॉडी को, जैसे हाथ को जो है संकेत भेजना, संदेश भेजना बंद कर देता है तो लकवा मार जाता है। पैर को भेजना बंद कर दिया, शरीर के निचले हिस्से को जो है संकेत भेजना या संदेश भेजना बंद कर दिया, तो क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है ये पोलियो। अगला क्या है, पोलियो मुख्यतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। पोलियो का पहला टीका जोनास साल्क द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, इसलिए बच्चों को पिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में ही होता है, बचपन में हो जाता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का स्थापना दिवस मनाया गया है अभी हाल ही में, 24 अक्टूबर को है। 63वां जो स्थापना दिवस हमने सेलिब्रेट किया है। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है, जिसको ITBP बोलते हैं आप शॉर्ट में,
ज़्यादातर लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता होता है, बस शॉर्ट सुनते रहते हैं आईटीबीपी, ठीक है, घूमने आते देखते रहते हो ना। 1962 भारत चीन युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ तो हमें लगा कि जो हमारी पूर्वोत्तर सीमा है उसको भी हमें सुरक्षित करना होगा, तब इसकी स्थापना की गई थी। यह 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। हमारे 7 अलग अलग केंद्र हैं, जिसमें से एक ये भी है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस भारत का एक सीमा रक्षक बल है। सीमा रक्षक मतलब क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एक तरीके से सिक्योरिटी का काम करता है। कहाँ पर? हमारे बॉर्डर एरियाज में, ठीक है। तो उसी का हमने स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट हमारा है मुद्रा लोन योजना की सीमा में वृद्धि की गई है। तो मुद्रा लोन जो योजना हमारी थी उसमें वृद्धि की गई है। 10 लाख की जगह जो है इसकी जो सीमा अब कर दी गई है वो है 20 लाख, ठीक है। वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार इस योजना के तहत नई तरुण प्लस श्रेणी भी बनाई गई है, ठीक है। जैसे अलग अलग श्रेणियां होती है ना कि श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, तो इसमें पहले अलग अलग श्रेणियां थी, उसमें जो है एक और ऐड किया गया है। पहले यहाँ पे सिर्फ किशोर और शिशु, शिशु और किशोर ये 2 श्रेणियां थी, जिसमें जो है 50,000 तक का शिशु की कैटेगरी में और 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक का आपको किशोर वाली श्रेणी में मिलता था। लेकिन अब क्या है, 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक आप ले सकते हो तरुण श्रेणी। यहाँ पे एक और भी ऐड की गई है। इसे लॉन्च किया गया था 2015 में भारत सरकार के द्वारा। बस इतनी ही जानकारी इसके लिए बहुत है हमारी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिए हैं। एक बार अच्छे से इसको सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इतना बहुत होगा। बाकी हम मिलेंगे अब कल की क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ आपको टाइम से मिले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।